अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। 9th क्लास फिज़िक्स हम वापस एक चैप्टर इसका स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। उससे पहले हमने 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 किया था। तो अब चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, कि हर बॉडी इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, किसी खास फोर्स के साथ हमेशा अट्रैक्ट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फर्ज कर ले एक बॉडी हमारे पास ये है, एक बॉडी हमारे पास ये है, एक बॉडी है हमारे पास ए, एक बॉडी है हमारे पास बी। एक बॉडी जो ए है उसका जो मास है, इस बॉडी का जो मास है वो है m1। दूसरी बॉडी का जो मास है वो है m2। तो दो बॉडीज है, एक का मास है m1, एक का मास m2 ने दो बॉडीज को इस तरह किसी खास फासले पे रखे हैं। तो ये पहले सेंटेंस का, ये ब्लू लाइन का ये मतलब है कि पहली बॉडी कोशिश करेगी कि दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर ले किसी खास फोर्स से, दूसरी बॉडी कोशिश करेगी कि वो पहले बॉडी को किसी खास फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। कि ये नेचुरली है, यूनिवर्स में ये काम होता है कि फर्स्ट बॉडी जो है दूसरी बॉडी को अपनी तरफ किसी खास फोर्स से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ किसी खास फोर्स से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये जो दो बॉडीज है, इन दो बॉडीज को हमने किसी खास फासले पे, डिस्टेंस पे रखा है। तो इन दोनों बॉडीज के दरमियान ये ऐसे लेकर यहाँ तक जो फासला है, डिस्टेंस को हम r से जाहिर करते हैं इस टॉपिक में। तो इसका ये मतलब है कि जब every body in this universe attracts every other body with force, किसी खास फोर्स के साथ, इसी फोर्स के बारे में लिखा है इस लॉ में कि which is directly proportional, कि ये जो हमारे पास फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल का नाम आता है, हमने ये सिंबल यूज करना है। इस सिंबल का मतलब है प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो ये कह रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, कि जो दो मासेस है, एक मास है हमारे पास m1, एक मास है m2, इन दोनों के दरमियान क्या है, वो है प्रोडक्ट। मतलब ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, मतलब प्रोडक्ट है। कि ये दो जो मासेस हैं इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड मतलब कि ये मतलब है, एंड मतलब हम वापस वही फोर्स की ही बात कर रहे हैं कि वही जो फोर्स है इज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपने हमेशा दो चीजों को एक दूसरे के सामने लिखना होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमेशा आपने उसको 1/1 के डिवाइड में लिखना होगा। एंड इसी फोर्स के बारे में है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जो दो मासेस के दरमियान डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि ये जो दो मासेस के दरमियान फासला है इसके साथ इसका कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैंने पहले कहा कि r से जाहिर करते हैं, r का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है इस यूनिवर्स में किसी खास फोर्स के साथ। वो जो फोर्स है वो उन दो मासेस के डायरेक्ट रिलेशन में है। वो जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि एक चीज जब बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक चीज कम है तो दूसरा भी क्या होगा, वो भी कम होगा। मतलब क्या है इसका, मासेस जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स से वो उसको अट्रैक्ट करेगा। मासेस जितने कम होंगे उतने ही कम फोर्स से वो इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब एक चीज बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक डायरेक्ट रिलेशन की हम बात करते हैं। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इनवर्स का ये मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रहा है दूसरा कम होगा, और अगर ये कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। तो मतलब इनवर्स में है, उलट है। उलट से मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस फासला। फासला जितना कम होगा, दो मासेस के दरमियान फासला जितना कम होगा, लाजमी बात है उतना ही ज्यादा फोर्स इस पे लगेगा। तो फासला जितना कम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स इस पे लगेगा। दो मासेस के दरमियान फासला जितना ज्यादा होगा, कॉमन सेंस की बात है, उस पे फोर्स उतना ही कम से कम उस पे लगेगा, कम से कम फोर्स उस पे एक्ट होगा। तो फासला जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उस पे कम से कम फोर्स अप्लाई होगा। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये आया है और एक इक्वेशन हमारे पास ये आया है। इसको कहते हैं कि एक स्टेटमेंट को, एक इंग्लिश पैराग्राफ को, लाइंस को, सेंटेंसेस को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये यहाँ से आप एक नया चीज भी आपने सीखा है। अब दो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन हो, उसमें हमने किस तरह लिखना है कि ये जो दोनों का लेफ्ट साइड एफ एफ, उसको आपने उसी तरह लिखना है। ये जो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन में जो हम साइन यूज करते हैं जिसको प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं, ये भी आपने उसी तरह एक बार लिखना होगा। m1 m2 इसके सामने है तो इसके सामने आपने m1 m2 लिखना है। r स्क्वायर डिवाइड में है तो r स्क्वायर को आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड में लिखना है। ये हुआ हमारे पास इसका थर्ड स्टेप। अब लास्ट स्टेप ये है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हमने खत्म करना है। इसको खत्म करने का तरीका क्या है, इसको खत्म करने का तरीका हमारे पास ये है कि f उसी तरह, m1 m2 उसी तरह, r स्क्वायर उसी तरह। इस साइन को खत्म करने का तरीका ये है कि हम एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये साइन खत्म हो जाता है। ये है इसका फाइनल आंसर। तो हमने एक इक्वल और एक कांस्टेंट लगाया, ये खत्म हुआ। कांस्टेंट हमने यूज किया है g। ये g क्या है, ये जो g है, इस g को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो g कांस्टेंट इस फार्मूले में यूज हुआ है, इसको खत्म करके हमने कांस्टेंट लिखा है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, जब भी स्मॉल g आए तो आपने याद रखना है कि हम ग्रेविटी की बात करते हैं। जब भी कैपिटल G आ जाए उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G है, इस G की वैल्यू क्या है, ये जो G की वैल्यू है वो है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इस कांस्टेंट का जो है यूनिट है, ये इस कांस्टेंट का क्या है, ये यूनिट है, और ये जो है ये इसकी वैल्यू है। तो ये था हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट पॉइंट कि इस
जो ग्रेविटेशन जो हम बात कर रहे हैं, ये जो ग्रेविटेशन की हम बात कर रहे हैं, इस पे इसकी वैल्यू पे सबसे पहले काम किसने किया कि इसकी वैल्यू मालूम कर सके। इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू पे सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने काम किया था जिसका नाम था लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। इस साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू पे काम किया था 1798 में। और जब इसने इसकी वैल्यू पे काम किया, वो डिवाइस, जिस डिवाइस के जरिए इसने इसकी वैल्यू पे काम किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया, उस डिवाइस का नाम था टॉर्शनल बैलेंस, जो इस साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था। अब ये जो जी की वैल्यू है, ये अगर आप देख ले, ये 10 पावर -11 मतलब बहुत पीछे मीन्स बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो इसका ये मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही वीक होता है दो मासेस के दरमियान। वो इतना वीक होता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को किसी खास फोर्स से अट्रैक्ट कर ले तो हमें फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम वैल्यू है -11। तो मतलब क्या है कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स बहुत ही वीक, कमजोर होता है। तो तब स्ट्रॉन्ग होगा जब मासेस ज्यादा होंगे। अब मासेस से मतलब हमारे पास क्या है, जैसे कि सन और अर्थ को अगर हम देख ले, ये दो मासेस है सन और अर्थ, इनकी मासेस बहुत बड़ी है तो उन पे उतना ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये था हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑप्सो आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।